नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। लगभग 9 वीडियोस आज से पहले आपको इस पे दिए जा चुके हैं या क्लास स्टूडेंट्स के लिए 9 लेक्चर हो चुके हैं। सभी लेक्चर्स वेल रिवाइज रहने चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आगे की चीज़ें समझने के लिए। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक पर, भूकंप पर। किस पर? भूकंप पर। अच्छा, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर होता है? यही भूकंप जब समुद्र में आता है तो इसी को क्या कहा जाता है? सुनामी। ठीक है, यही भूकंप जब समुद्र में आता है तो इसे क्या कहा जाता है? सुनामी। लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है, तो पहले आज जो कंसंट्रेट करना है आपको वो करना है भूकंप पर। तो हेडिंग बनाइए भूकंप। भूकंप, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए आप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में। भूकंप, भूपटल का कंपन। भूकंप, भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर है अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने से उत्पन्न होती है। क्षणिक अव्यवस्था होने से होती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। ये जो डेफिनेशन है ये आपको किसने दी है, उनका नाम लिख लीजिए। जेबी मैसिलवानी। तो लास्ट क्लास में हमने भूकंप का कारण बताया था, कुछ नीचे से उठती हुई तरंगें। कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी पर परतों का निर्माण हो रहा है और ये सिस्टमेटिक केक के ऊपर एक नहीं रखी, और कभी क्या होती है, ये एकदम एडजस्ट होती है। समझ पा रहे हैं? कभी कभी परतों का निर्माण हो रहा है, जल्दी होने लगा, सपोज कीजिए, और वो एक के ऊपर एक चढ़ के बन गई परत, फिर कालांतर में जाके वो एडजस्ट हुई, उससे भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। मानवीय क्रियाएं जो आप देखते हैं, माइनिंग, खोदा चलता माइनिंग होती है, या लैंडस्लाइड, बर्फ के पहाड़ वगैरह, इनका खिसकना। हम कभी कभी क्या करते हैं, माइंस लगा के पर्वतों को तोड़ा जाता है, तो परमाणु बम, न्यूक्लियर बम के टेस्ट होते हैं। तो इन सब से भी क्या है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेसिक जो याद रखना है आपको, वो याद रखना है कि भूकंप की 3 प्रमुख तरंगें होती हैं। भूकंप की 3 वेव्स। मेजर कितनी मुख्य तरंगें होती हैं इसकी? भूकंप की 3। पहली पी तरंग, दूसरी एस तरंग और तीसरी एल तरंग। कौन कौन सी? पी, एस, एल। तो भूकंप की कितनी तरंग होती हैं? 3 तरंग। तो लिखिए यहां पर, पहली तरंग लिखिए, भूकंप ऐसे लिख लीजिए, पी तरंग, ब्रैकेट में लिखिए प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग, पी तरंग या प्राथमिक तरंग। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कोनार्ड ने। कोनार्ड ने इसकी खोज की थी। दूसरी है एस तरंग या एस वेव्स या द्वितीयक तरंग। एस वेव्स या द्वितीयक तरंग, इसकी जो खोज की थी वो की थी जेफरीज ने। किसने? जेफरीज ने। और तीसरी तरंग है एल तरंग, इन्हें तृतीयक तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग या तृतीयक तरंग या लव तरंग। यह आपके वाला लव नहीं है। तृतीयक तरंग एल तरंग, तृतीयक तरंग क्या? लव तरंग। इसके खोजकर्ता थे मिस्टर एच डी लव। एच डी लव, इनके नाम पर इसे लव तरंग कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? पैराग्राफ चेंज कीजिए।
भूकंप का जहां सर्वप्रथम आविर्भाव होता है, ठीक है, मान लीजिए आप जहां बैठे हैं इसके बिल्कुल नीचे कोई चट्टान एडजस्ट हुई, तो भूकंप जहां पर पहला भूकंप की उत्पत्ति होती है या उसका आविर्भाव होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस केंद्र को, जिस स्थान पर उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको कहा जाता है भूकंप का केंद्र। भूकंप का केंद्र या फोकस, या फोकस क्या कहा जाता है, भूकंप का केंद्र या फोकस। यहां तक क्लियर? फोकस कौन सी जगह, यहां भूकंप की उत्पत्ति हुई है। चीजें आपको याद करने के लिए भी हैं, इसमें समझने के लिए भी हैं, सभी चीजें साथ साथ देते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस जो होंगे उसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होंगी, आप चाहेंगे तो वो भी आपको नोट करा देंगे, क्लियर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी था और हमें भी ऐसा लगता है कि जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं उसे घर जाकर, ये हम भी समझ रहे हैं। आप नहीं, कोई नहीं पढ़ता उसे, और भी जो बैचेस निकले हैं पढ़ता कोई नहीं है उनको, ठीक है। अब आगे समझिए, नेक्स्ट, धरातल पर नीचे क्या हुआ, एडजस्ट हुई, लहरें चलती हुई आगे जा रही हैं पृथ्वी में, अंदर ही नीचे नीचे। धरातल पर जिस स्थान पर, सपोज कीजिए पृथ्वी के मेंटल में या पृथ्वी की सतह पर इस जगह कहीं भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो ये लहर आगे गई और धरातल पर यहां पर प्रकट हुई। तो धरातल पर सर्वप्रथम भूकंपीय लहर का जहां पर उत्पन्न होती है, जिस जगह उत्पन्न होती है, उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर क्या कहा जाता है, भूकंप का केंद्र या एपिसेंटर। जहां पर भूकंप आया वो कहा गया फोकस, जहां पृथ्वी पर पहली लहर महसूस हुई वो स्थान कहा गया एपिसेंटर या भूकंप केंद्र। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। अब भूकंप यहां पर आया, इसके लंबवत जो स्थान पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, उस धरातल पर, उस स्थान के लंबवत ऊपर धरातल पर जो बिंदु है, इसे कहा जाएगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। ये तीनों क्लियर हुए? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, आगे लिखिए। भूकंप विज्ञान की वह शाखा, भूकंप विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का, भूकंप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी, भूकंप लेखी द्वारा मापकर अध्ययन किया जाता है। तो इसकी तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी से, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर, मैं आपको बताया था मेंटल में स्पीड कुछ होती है, क्रस्ट पे भूकंप तरंग की स्पीड कुछ होती है, कोर में कुछ और कहानी होती है, ये आपको बताया था। तो भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने का प्रयास किया गया है। भूकंप विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, ये मेन इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी है।
भूकंप को नापते किस पर है, कौन कौन से स्केल है? 3 स्केल बेसिक है, याद रखना है। एक लास्ट तीसरा वाला रिएक्टर स्केल। इसके अलावा 2 के नाम पूछ लीजिए, बाई चांस आपसे पूछे ये स्केल प्रयोग होता था ABCD किसमें। पहला है रॉसी-फेरल। स्केल का नाम है पैमाने का, ठीक है ना। क्या है? रॉसी-फेरल स्केल, मार्केल स्केल, और तीसरा है रिएक्टर स्केल। आजकल जो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होती है वो रिएक्टर स्केल पर होती है। किस पर? रिएक्टर स्केल पर। तो रिएक्टर स्केल में लिख भी लीजिए कि यह गणितीय मापक है, यह गणितीय मापक है। इस पे जो नंबर्स होते हैं वो कहां से होते हैं? 0 से 9 तक। जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। इसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। इसकी प्रत्येक अगली इकाई, ऐसे समझिए 1 2 3 4, इसकी प्रत्येक, 1 से आगे 2, 2 से आगे 3, इसकी प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। अगर एक इकाई का चेंज आगे बढ़ जाएगी तो 10 गुना तीव्रता आंकी जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक पॉइंट और लिखिए, भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को, भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ, क्या? प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी कहा जाता है। प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूकंप की पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है। यह हेडिंग बना लीजिए छोटा सा, पी तरंग। पी तरंग छोटा सा हेडिंग बना लीजिए। इसमें लिखिए कि यह तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है, जो कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही माध्यमों से गुजर सकती है। जो कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही माध्यमों में गुजर सकती है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूकंप आने पर किसी स्थान पर सर्वप्रथम यही तरंग पहुंचती है। सर्वप्रथम यही तरंग पहुंचती है। इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहा जाता है। तरंगें भी कहा जाता है। केवल यही तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। केंद्रीय भाग समझ रहे हैं ना, निफ्ट कोर। केवल यही तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, किंतु वहां इनका वेग कम हो जाता है। यहां तक समस्या? जो लिखा है वो समझ पा रहे हैं क्या लिखा है?
पीछे की आकृति पृथ्वी वगैरह की सामने घूम रही है, जो अंदर पूरा पढ़ाए थे पृथ्वी में वो सब ध्यान आ रहा है। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, एस तरंग। एस तरंग, एस तरंगों में क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले लिखिए कि यह तरंग जल तथा प्रकाश तरंगों से मिलती हैं। यह तरंग जल तथा प्रकाश तरंगों से मिलती हैं, जो कि केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। जो कि केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इनकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ये बाई चांस पूछ ले आपसे। पी तथा एस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक चलने का मार्ग कैसा होता है? अवतल होता है। अगली डाल दीजिए एल। यह तरंगें लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं। यह तरंगें लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं, जिनका भ्रमण उत्तल होता है। अधिक गहराई पर यह तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। अधिक गहराई पर यह तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह तरंगें ऊपर नीचे धक्का देती हुई आगे बढ़ती हैं। यह तरंगें ऊपर नीचे धक्का देती हुई आगे बढ़ती हैं। साथ ही यह तरंगें सबसे विनाशक हैं। पैराग्राफ चेंज। पी और एस तरंग पृथ्वी के अंदरूनी भाग में ऐसे लिखिए, पी और एस तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जबकि एल तरंगें पृथ्वी की ऊपरी सतह तक सीमित होती हैं। यहाँ आप रुक जाइए। आज के लिए आपको इतना ही इसमें पढ़ना है। आपको हम बताते हैं, बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आधार ICS YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर चीज़ें जो हैं उन्हें देखिए, उन्हें समझिए।
क्वेश्चन सीरीज वहाँ पर है। जो लोग बिहार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज से बिहार के लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। वो आज से सीरीज शुरू हुई है हमारी, उन सबको जाकर देखिए। ज्योग्राफी के पुरानी क्लासेस रिवाइज कीजिए, हिस्ट्री के कुछ लेक्चर हैं उन्हें देखिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के विषय में वहाँ कंप्लीट होने वाला है मैटर। नेशनल कंप्लीट वहाँ हो चुका है, इंटरनेशनल भी आजकल में ख़त्म हो जाएगा, उनको आप वहाँ जाकर देखिए। क्वेश्चन सीरीज जनरल स्टडी में वहाँ पर डालना शुरू हो चुकी हैं, पॉलिटी की वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बैच ओवर होने के बाद फिर आप ढूंढिएगा दूसरा इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर भी केवल बैच की तो लिमिट है ना, बैच टाइम लिमिट है। जब तक बैच है तब तक आप हमसे जुड़े हुए हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, लेकिन एडमिशन फीस आपको फिर से जमा करनी होगी अगर आप क्लास में बैठना चाहते हैं। लेकिन बैठ कर भी फिर करेंगे क्या बार बार? किसी और विचारक को सुनिए और चिंतक को सुनिए फिर जाकर। चलिए, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।